तो दोस्तों सीजन 1 के आखिर में सर्वाइवर्स ने वो हैच खोल तो दी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर उनका सामना किससे होने वाला है। और यहीं से शुरू होती है लॉस्ट सीजन 2 की कहानी, क्योंकि अब आइलैंड के सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि उसके अंदर भी ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो सर्वाइवर्स की पूरी दुनिया बदलने वाले हैं। सीजन 2 में कुल 24 एपिसोड्स हैं और आज की वीडियो में हम एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 12 तक की पूरी कहानी डिटेल में देखने वाले हैं। इस दौरान हमें मिलेंगे नए सीक्रेट्स, नई प्रॉब्लम्स और ऐसे कई सवाल जिनके जवाब सामने आने के बाद सीजन 1 की कई घटनाएं भी एक अलग नजरिए से समझ आने लगेंगी। तो अगर आपने सीजन 1 के सारे पार्ट्स देख लिए हैं तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लॉस्ट सीजन 2 की कहानी। एपिसोड 1 की शुरुआत एक बिल्कुल अनजान आदमी से होती है। वो एक पुराने कंप्यूटर के सामने उठता है जहां लगातार बीपिंग की आवाज आ रही होती है। वो जल्दी से कुछ नंबर्स टाइप करता है और एग्जीक्यूट दबाते ही बीपिंग बंद हो जाती है। इसके बाद वो अपनी रोज की रूटीन शुरू कर देता है। एक्सरसाइज करता है, खुद को एक इंजेक्शन देता है, खाना बनाता है और पुराने रिकॉर्ड प्लेयर पे गाना सुनता है। पूरा सीन बिना किसी डायलॉग के सिर्फ म्यूजिक के साथ चलता रहता है और शुरुआत में बिल्कुल साफ नहीं होता कि ये आदमी आखिर कहाँ है और वो वहां क्या कर रहा है। इसके बाद कहानी वापस सीजन 1 के फिनाले वाले उसी पल पे लौट आती है। जैक, लॉक और केट हैच के पास खड़े होते हैं। जैक सावधानी बरतने की बात करता है और रात में बिना किसी प्लान के अंदर जाने से मना करता है। जैक वहां से केव्स की तरफ चला जाता है, लेकिन बाद में लॉक वापस हैच के पास आता है और केट भी उसके साथ चली आती है। लॉक रोप के सहारे केट को पहले नीचे उतारता है। तभी हैच के अंदर से अचानक तेज रोशनी आती है और केट को कोई अंदर खींच लेता है। लॉक उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन खुद नीचे नहीं उतरता। जब जैक को पता चलता है कि लॉक और केट दोनों हैच के पास नहीं है तो वो वापस आता है और अकेले उस गहरे शाफ्ट में नीचे उतर जाता है। फ्लैशबैक में हमें जैक की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा देखने को मिलता है। एक कार एक्सीडेंट के बाद सारा नाम की एक महिला को इमरजेंसी रूम में लाया जाता है। उसकी स्पाइन बुरी तरह घायल होती है और डॉक्टर्स को लगता है कि शायद वो दोबारा कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन जैक हार मानने को तैयार नहीं होता और एक बेहद मुश्किल सर्जरी करने का फैसला करता है। इसी एक्सीडेंट में दूसरी कार में मौजूद एडम रदरफोर्ड की भी हालत बेहद गंभीर होती है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। जैक पूरी तरह सारा को बचाने पर ध्यान देता है। अगली सुबह जैक तनाव में स्टेडियम में जॉगिंग करने जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक अजनबी आदमी से होती है जो उसके आगे दौड़ रहा होता है। जैक के पैर में चोट लगने के बाद वो आदमी उसकी मदद करता है। दोनों के बीच बातचीत होती है और वो आदमी जैक को समझाता है कि हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय कभी कभी इंसान को अपने डर का सामना करके लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। जैक साफ कहता है कि वो मिरेकल्स जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करता। वो अजनबी मुस्कुराता है और जाते जाते कहता है सी यू इन अनदर लाइफ प्रोटा। लेकिन अगले दिन जैक के लिए एक ऐसा मोमेंट आता है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता। सर्जरी के बाद सारा अपने पैरों में सेंसेशन महसूस करती है और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। जैक के लिए ये लगभग किसी मिरेकल जैसा होता है, क्योंकि कुछ समय पहले तक डॉक्टर्स को भी यकीन नहीं था कि वो कभी दोबारा चल पाएगी। वापस आइलैंड पर जैक अकेले हैच के अंदर आगे बढ़ता है और उसे एक पूरी लिविंग एरिया दिखाई देती है। वहां शावर्स हैं, खाने का काफी सामान है और धर्मा इनिशिएटिव के लोगो वाली चीजें भी मौजूद हैं। इसके बाद उसे एक कंट्रोल रूम मिलता है जहां वही कंप्यूटर दिखाई देता है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग कर्सर लगातार उसका इंतजार कर रहा होता है। जैक को समझ आता है कि हैच के अंदर कोई काफी समय से रह रहा था। दूसरी तरफ बीच पर हर्ली जैक से बात करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि वो खुद एक करोड़पति है और जिन नंबर्स की वजह से उसकी जिंदगी में इतनी बदकिस्मती आई वही नंबर्स उसे आइलैंड पर भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैक इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेता। हर्ली को लगता है कि जैक उसकी बात समझना ही नहीं चाहता और वो निराश हो जाता है। उधर शैनन अब भी बून की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई होती। वो जंगल में अकेली भटक रही होती है कि अचानक उसकी नजर वॉल्ट पर पड़ती है। वो उसे पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा देखती है। वॉल्ट उसे देखकर कहता है डोंट पुश द बटन। इसके बाद वो अचानक गायब हो जाता है। शैनन को यकीन ही नहीं होता कि उसने सच में वॉल्ट को देखा था, क्योंकि वॉल्ट को तो राफ्ट से उन अजनबी लोगों ने अगवा कर लिया था। जब वो सईद को ये बात बताती है तो सईद उसकी बात सुनता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि शैनन ने आखिर देखा क्या था। इसी बीच हैच के अंदर जैक को पता चलता है कि वहां कोई और भी मौजूद है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने अपना हथियार नीचे नहीं रखा तो वो उसे गोली मार देगा। जैक और उस आदमी के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी जैक उसे पहचानने की कोशिश करता है और उस आदमी के चेहरे को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। तभी वो आदमी धीरे धीरे रोशनी में आता है। जैक उसे देखते ही पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि ये वही अजनबी था जिससे उसकी मुलाकात स्टेडियम में हुई थी। उसका नाम डेजमेंड था, लेकिन डेजमेंड के सामने आने से भी बड़ा सवाल ये था कि वो इतने समय से इस हैच के अंदर क्या कर रहा था और जैक से उसकी मुलाकात आइलैंड पर आने से पहले कैसे हो चुकी थी। अब जैक के सामने एक और बड़ा रहस्य था कि जिस आदमी से उसकी मुलाकात आइलैंड पर आने से पहले हुई थी वो आखिर इस हैच के अंदर इतने समय से क्या कर रहा था। यहीं पर एपिसोड 1 बड़े रहस्य के साथ खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 सीधा वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 1 का फिनाले खत्म हुआ था। राफ्ट पर हुए हमले के ठीक बाद समंदर में
डूबते हुए माइकल को सॉयर बचाता है, राफ्ट के बचे हुए हिस्से तक खींच कर लाता है और जोर जोर से सीपीआर देकर उसे होश में लाता है। होश में आते ही माइकल बस एक ही बात पूछता है, वॉल्ट कहाँ है, और चीख चीख कर उसे बुलाने लगता है, पर आसपास कोई जवाब नहीं आता। सॉयर भी जिन को ढूंढने के लिए बार बार पुकारता रहता है, लेकिन उसे भी कोई जवाब नहीं मिलता। राफ्ट के बचे हुए एक टुकड़े पर टिके हुए माइकल और सॉयर एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। माइकल को लगता है कि सॉयर के कहने पर फ्लेयर चलाने की वजह से उन लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया और वॉल्ट को ले गए। सॉयर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब वॉल्ट एक बोट पर है और कम से कम जिंदा है, लेकिन माइकल खुद को संभाल नहीं पाता। इसी दौरान सॉयर अपने कंधे में लगी गोली के घाव के साथ दर्द सहता रहता है। थोड़ी देर बाद पानी के नीचे कुछ बड़ा उनके राफ्ट के टुकड़े से टकराता है और उन्हें पता चलता है कि एक शार्क उनके आसपास घूम रही है। सॉयर अपनी गन निकालता है और कहता है कि वो अभी भी काम कर सकती है, लेकिन शार्क लगातार उनके आसपास घूमती रहती है। कुछ देर बाद राफ्ट का एक और हिस्सा दूर दिखाई देता है। सॉयर उसे पकड़ने के लिए पानी में जाने की कोशिश करता है और माइकल उसे अपनी गन दे देता है। शार्क सॉयर की तरफ बढ़ती है और माइकल उस पर गोली चला देता है। शार्क घायल होकर दूर चली जाती है और सॉयर वापस राफ्ट के हिस्से पर आ जाता है। इसके बाद दोनों खुद को राफ्ट के बचे हुए हिस्से से बांध लेते हैं ताकि रात में पानी में न गिर जाएं। फ्लैशबैक में माइकल के अतीत की एक अहम कड़ी सामने आती है। एक्सीडेंट के कुछ समय बाद माइकल अपने लॉयर से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि वॉल्ट की मां सूजन चाहती है कि माइकल अपने पेरेंटल राइट्स पूरी तरह छोड़ दे ताकि उसका नया पति ब्रायन पोर्टर वॉल्ट को लीगली अडॉप्ट कर सके। सूजन की लॉयर बार बार ये साबित करने की कोशिश करती है कि माइकल वॉल्ट की जिंदगी में मौजूद नहीं रहा है और उसके पास उसे संभालने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं है। माइकल फिर भी वॉल्ट को छोड़ने से इनकार करता है और कस्टडी के लिए लड़ने का फैसला करता है। वो अपने लॉयर से कहता है कि वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता। प्रेजेंट टाइम में रात बीतने के बाद माइकल वॉल्ट को लेकर खुद को दोष देता रहता है। उसे लगता है कि वॉल्ट को खोने की जिम्मेदारी उसकी अपनी है। इसी दौरान करंट उन्हें वापस आइलैंड की दूसरी तरफ ले आती है। जब दोनों आखिरकार किनारे तक पहुंचते हैं तो जंगल से जिन की आवाज सुनाई देती है। जिन बदहवास हालत में उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और उसके हाथ पीछे बंधे हुए होते हैं। वो कोरियन में बार बार कुछ कहता है। माइकल और सॉयर उसकी बात समझ नहीं पाते, लेकिन आखिरकार जिन किसी तरह सिर्फ एक इंग्लिश वर्ड बोल पाता है, अदर्स। पैरेलल स्टोरी लाइन में यही एपिसोड हमें हैच के अंदर वाली घटनाएं इस बार लॉक और केट के नजरिए से दोबारा दिखाता है। लॉक हैच के नीचे पहुंचता है और उसे केट बेहोश हालत में मिलती है। लॉक उसकी मदद करने जाता है, लेकिन तभी हैच का रहस्यमयी निवासी डेजमंड सामने आकर उस पर गन तान देता है और सवाल पूछता है, आर यू हिम? लॉक घबराकर खुद को वही आदमी बताने की कोशिश करता है, लेकिन डेजमंड उससे एक अजीब सवाल पूछता है, व्हाट डिड द स्नोमैन से टू द अदर स्नोमैन? लॉक इसका जवाब नहीं दे पाता और डेजमंड समझ जाता है कि लॉक वो आदमी नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहा था। केट को होश आने के बाद डेजमंड उसे लॉक को बांधने के लिए कहता है, लेकिन लॉक डेजमंड को केट के बारे में बताता है और समझाता है कि वो एक फ्यूजिटिव है। डेजमंड का ध्यान केट की तरफ चला जाता है। केट खुद को रस्सियों से छुड़ाकर एक पैंट्री में पहुंचती है। वहां उसे धर्मा लोगो वाली खाने पीने की चीजों से भरा हुआ कमरा मिलता है। केट वहां से एक चॉकलेट बार उठाती है और फिर वेंटिलेशन शाफ्ट के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करती है। उधर डेजमंड लॉक से बात करते हुए उससे पूछता है कि बाहर की दुनिया कैसी है और कितने सर्वाइवर्स हैं। वो ये जानकर हैरान होता है कि इतने समय बाद भी किसी सर्वाइवर को कोई बीमारी नहीं हुई। इसी दौरान कंप्यूटर से अचानक बीपिंग की आवाज आने लगती है। डेजमंड घबरा जाता है और लॉक को कंप्यूटर के सामने बैठाकर वही नंबर्स एंटर करने के लिए मजबूर करता है। 4, 8, 15, 16, 23, 42। लॉक नंबर्स एंटर करके एग्जीक्यूट दबाता है और कंप्यूटर का काउंटडाउन फिर से 108 मिनट्स पर रीसेट हो जाता है। ठीक उसी समय जैक हैच के अंदर पहुंचता है और केट और लॉक को पुकारने लगता है। केट वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर से जैक को देख लेती है और उसे आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन डेजमंड हैच के अंदर म्यूजिक की आवाज बहुत तेज कर देता है ताकि जैक उसकी आवाज न सुन सके। जैक लगातार केट को ढूंढता रहता है। डेजमंड लॉक को अपने सामने रखकर उसे हथियार नीचे रखने के लिए कहता है। जैक लॉक को बचाने के लिए पीछे हटने से इनकार करता है। तभी जैक की नजर डेजमंड के चेहरे पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। फ्लैशबैक में माइकल की कस्टडी बैटल जारी रहती है। सूजन और उसका लॉयर माइकल को समझाते हैं कि वॉल्ट के लिए उनके पास बेहतर घर और बेहतर फाइनेंशियल सिचुएशन है। माइकल के लॉयर के पास भी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन माइकल फिर भी हार मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार सूजन माइकल को वॉल्ट से मिलने देती है। माइकल अपने बेटे के साथ समय बिताता है और उसे एक छोटा टॉय पोलर बेयर देता है। माइकल वॉल्ट को समझाता है कि कुछ समय के लिए वो उसके साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन वो चाहता है कि वॉल्ट खुश रहे। माइकल के लिए अपने बेटे को छोड़ना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन वो आखिरकार उसे सूजन के साथ जाने देता है। प्रेजेंट टाइम में माइकल और सॉयर को जिन के पीछे से आती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। जिन के हाथ अब भी बंधे होते हैं और वो लगातार अदर्स कह रहा होता है। माइकल और सॉयर अभी ये समझ ही रहे होते हैं कि जिन के साथ आखिर क्या हुआ। तभी जंगल के किनारे से कई रहस्यमयी लोग दिखाई देते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े डंडे होते हैं और वो धीरे धीरे तीनों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। माइकल और सॉयर उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि जिन जिस अदर्स की बात कर रहा था
वो शायद यही लोग हैं। यहीं पर एपिसोड एक बड़े रहस्य के साथ खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 पिछले क्लिफहैंगर से ही आगे बढ़ता है। डेजमंड लॉक के सिर पर गन ताने हुए इसी बीच केट एयर डक्ट के रास्ते किसी तरह निकलकर एक टॉय चेस्ट तक पहुंच जाती है। वो पीछे से डेजमंड पर हमला करती है, लेकिन इसी झड़प में डेजमंड की गन गलती से चल जाती है और गोली सीधा कंप्यूटर में जा लगती है। कंप्यूटर बुरी तरह डैमेज हो जाता है। घबराया हुआ डेजमंड कंप्यूटर को दोबारा चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वो जैक और लॉक को समझाता है कि हर 108 मिनट्स में उन्हें कोड डालकर बटन दबाना जरूरी है, वरना वी आर ऑल गोइंग टू डाई। इतना कहकर वो हैच से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जैक उसका पीछा करता है और जंगल में डेजमंड अचानक उसे पहचान लेता है। वही जैक जिससे उसकी मुलाकात स्टेडियम में हुई थी। डेजमंड बेचैनी से जैक से पूछता है कि उस लड़की का क्या हुआ जिसकी सर्जरी के समय जैक उससे मिला था। जैक समझ जाता है कि वो सारा की बात कर रहा है और बताता है कि उसने सारा से शादी कर ली थी, लेकिन अब दोनों साथ नहीं हैं। ये सुनकर डेजमंड कुछ पल चुप रहता है। जैक डेजमंड से पूछता है कि वो इस आइलैंड पर कैसे पहुंचा। डेजमंड बताता है कि करीब 3 साल पहले वो एक सोलो सैलिंग रेस के दौरान यहाँ पहुंचा था। उसकी बोट दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और आइलैंड पर पहुंचने के बाद केल्विन नाम के एक आदमी ने उसे हैच में ले जाकर वहां रहने और बटन दबाने का तरीका सिखाया था। केल्विन की मौत के बाद डेजमंड अकेला हैच में रह गया और लगातार उस कंप्यूटर पर नंबर्स डालता रहा। इसके बाद डेजमंड जंगल में गायब हो जाता है। जैक वापस हैच में आता है, लेकिन इस पूरी कहानी पर उसे भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद धर्मा इनिशिएटिव ने हैच और बटन को एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की तरह बनाया हो, ताकि वहां रहने वाले लोगों को डर के कारण एक काम बार बार करवाया जा सके। जैक इस बात को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि वो लॉक को वहीं छोड़कर हैच से बाहर चला जाता है। लॉक अकेला हैच में रह जाता है और टाइमर लगातार नीचे जाता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि कंप्यूटर सच में जरूरी है या नहीं, लेकिन जैक के चले जाने के बाद उसके मन में बटन को लेकर और भी ज्यादा डर पैदा हो जाता है। सैयद डैमेज्ड कंप्यूटर को देखकर उसे ठीक करने की कोशिश शुरू करता है। वो पता लगाता है कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड और पावर ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं। सैयद किसी तरह उन्हें ठीक करने में कामयाब हो जाता है और कंप्यूटर दोबारा चालू हो जाता है। इसी दौरान लॉक और जैक को एक पुरानी किताब द टर्न ऑफ द स्क्रू के अंदर छुपी हुई एक कटी फटी वीडियो टेप मिलती है। वो उसे कंप्यूटर से जुड़े पुराने इक्विपमेंट पर चलाते हैं और पहली बार हैच के असली मकसद के बारे में जानना शुरू करते हैं। वीडियो में बताया जाता है कि ये हैच धर्म इनिशिएटिव का स्वान स्टेशन है। धर्म इनिशिएटिव एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जो आइलैंड पर अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और स्वान स्टेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से जुड़ी रिसर्च के लिए बनाया गया था। ओरिएंटेशन फिल्म में जेराल्ड और कैरन डिग्रूट और एल्वर हांसो का भी जिक्र आता है, लेकिन वीडियो के बीच में एक ऐसे इंसिडेंट की तरफ भी इशारा किया जाता है जिसने स्टेशन के पूरे काम को बदल दिया था। फिल्म के आखिरी हिस्से को जानबूझकर काट दिया गया था, इसलिए उन्हें पूरी कहानी का पता नहीं चल पाता। वीडियो देखने के बाद लॉक का भरोसा और बढ़ जाता है कि बटन को दबाना ही होगा। वो जैक से कहता है कि अब जब उन्हें पता चल चुका है कि ये स्टेशन किस लिए बनाया गया था, तो उन्हें हर 108 मिनट में कोड डालकर बटन दबाना चाहिए। लेकिन जैक को शक होता है कि शायद ये सब एक सोशल एक्सपेरिमेंट है और धर्मा इनिशिएटिव ने लोगों को सिर्फ डराने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया हो। तभी अलार्म बजना शुरू होता है और टाइमर तेजी से नीचे जाने लगता है। जैक और लॉक के बीच बहस और गहरी हो जाती है। जैक पूछता है कि लॉक के लिए इस पूरी चीज पर भरोसा करना इतना आसान कैसे है। लॉक कहता है कि उसके लिए भी इस पर भरोसा करना कभी आसान नहीं था, लेकिन कभी न कभी जैक को भी अपना लीप ऑफ फेथ लेना होगा। टाइमर खत्म होने से ठीक पहले लॉक नंबर्स एंटर करना शुरू करता है। वो 4, 8, 15, 16, 23 तक सही एंटर करता है, लेकिन आखिरी नंबर को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाता है और 42 की जगह 32 कहने लगता है। तभी हर्ली उसे रोक देता है और जैक सही नंबर बताता है, 42। लॉक आखिरी नंबर एंटर कर देता है। अब टाइमर बिल्कुल आखिरी सेकंड्स पर पहुंच चुका होता है। लॉक जैक से बटन दबाने के लिए कहता है। जैक आखिरकार अपना लीप ऑफ फेथ लेता है और बटन दबा देता है। अगले ही पल टाइमर फिर से 108 मिनट पर रीसेट हो जाता है। इससे कम से कम इतना साफ हो जाता है कि बटन दबाने से सिस्टम सच में काम कर रहा है, लेकिन इसके पीछे असली खतरा क्या है, इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं था। फ्लैशबैक में लॉक की जिंदगी का एक और पेनफुल हिस्सा सामने आता है। एक ग्रुप काउंसलिंग सेशन में लॉक बाकी लोगों की परेशानियों को हल्का समझते हुए अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे उसके अपने पिता ने उसे धोखा देकर उसकी किडनी हासिल कर ली थी। इसके बाद लॉक कई रातें अपने पिता के घर के बाहर कार में बैठकर गुजारता है, इस उम्मीद में कि शायद उसका पिता बाहर आकर उससे बात करेगा। लेकिन जब आखिरकार दोनों की मुलाकात होती है, उसके पिता साफ कह देते हैं कि लॉक को उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। इसी दौरान लॉक की जिंदगी में हेलन नाम की एक महिला आती है। हेलन लॉक को समझने की कोशिश करती है और दोनों के बीच रिश्ता बनने लगता है, लेकिन लॉक अब भी अपने पिता को लेकर जुनून में फंसा रहता है और बार बार उनके घर के बाहर जाकर इंतजार करता है। आखिरकार हेलन उसके सामने साफ चॉइस रखती है, या तो वो उसे चुने
या फिर अपने पिता का पीछा करना जारी रखे। लॉक आखिरकार हेलेन को चुनता है और अपने पिता को पीछे छोड़ने का फैसला करता है। पैरेलल स्टोरी लाइन में सॉयर, माइकल और जिन अब उन अजनबियों के कब्जे में होते हैं जिन्होंने उनकी राफ्ट पर हमला किया था। उन्हें बुरी तरह पीटकर एक गहरे पिट में डाल दिया जाता है। पिट की दीवारें इतनी सीधी और ऊंची होती हैं कि वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है और ऊपर बैम्बू की जाली लगी होती है। कुछ समय बाद उसी पिट में एना लूसिया नाम की एक महिला को भी फेंक दिया जाता है। सॉयर उसे पहचानता है और धीरे धीरे पता चलता है कि एना लूसिया वही महिला है जिससे जैक की मुलाकात सिडनी एयरपोर्ट पर हुई थी। जब चारों आपस में अपनी कहानियां शेयर करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे सभी ओशनिक फ्लाइट 815 के ही सर्वाइवर्स हैं। सॉयर मौका मिलते ही एक प्लान बनाता है। उसने अपनी गन छुपा कर रखी हुई थी और उसका इरादा था कि अगली बार जब उनके कैप्टर्स पिट खोलेंगे तो वो अचानक हमला कर देगा। लेकिन इससे पहले कि सॉयर अपना प्लान पूरा कर पाता, एना लूसिया उसकी गन चुरा लेती है। इसके बाद जब ऊपर से लोग पिट खोलते हैं, एना लूसिया गन लेकर बाहर निकल जाती है। तभी सबसे बड़ा खुलासा होता है। एना लूसिया और उसके साथ मौजूद लोग असल में कोई मिस्टीरियस अदर्स नहीं थे। वे भी ओशनिक फ्लाइट 815 के सर्वाइवर्स थे, लेकिन प्लेन के टेल सेक्शन में बैठे हुए लोग। यानी अब पहली बार सामने आता है कि क्रैश के बाद सिर्फ बीच पर बचे सर्वाइवर्स ही नहीं थे। फ्लाइट के पिछले हिस्से से बचे हुए लोगों ने भी आइलैंड पर अपनी अलग कहानी शुरू की थी। एपिसोड 4 की शुरुआत में जैक हार्ले को हैच के अंदर मिले खाने के पूरे स्टॉक का हिसाब किताब रखने और उसे बांटने की जिम्मेदारी सौंपता है। यानी वो अब कीपर ऑफ द फूड बन जाता है। जैक साफ कहता है कि फिलहाल फूड की जिम्मेदारी हर्ले की है। हर्ले इस भरोसे को निभाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही एक अजीब उलझन में फंस जाता है। पैंट्री में असल में कितना ज्यादा खाना मौजूद है, ये बात वो बाकी लोगों से छुपा कर रखता है। रोज, जो सीजन 1 से ही कैंप का हिस्सा है, हर्ले की मदद करने पहुंचती है। दोनों साथ मिलकर सामान की गिनती करते हैं और इसी दौरान रोज बताती है कि उसका हस्बैंड बर्नार्ड जिंदा है और वो इस बात पर पूरा यकीन रखती है। एक पैरेलल सबप्लॉट में चार्ली को गहरी शिकायत होती है कि हैच से जुड़ी हर बात में उसे शामिल नहीं किया जा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लैक रॉक जाने वाली टीम में नहीं था, जबकि उस दौरान वो एरन को बचाने में व्यस्त था। लॉक उसकी शिकायत सुनकर जैक के सख्त आदेश यानी हैच की जानकारी सीमित रखने की बात को नजरअंदाज करते हुए चार्ली को पूरी बात खुलकर बता देता है। इसी दौरान सैयद हैच के अंदर इधर उधर छानबीन करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को समझने की कोशिश करता है, जिससे डेजमंड और उस जगह को लेकर उसके मन में और शक पैदा होता है। बीच पर क्लेयर को समंदर किनारे वही बोतल मिलती है जिसमें चार्ली ने राफ्ट पर भेजे जाने से पहले सभी सर्वाइवर्स के परिवारों के लिए मैसेजेस डालकर रखे थे। ये बोतल वापस मिलना क्लेयर और सन को गहरी चिंता में डाल देता है। उधर पिट में कैद सॉयर, माइकल और जिन को धीरे धीरे पता चलता है कि उन्हें पकड़ने वाले लोग असल में अदर्स नहीं बल्कि खुद फ्लाइट 815 के ही सर्वाइवर्स हैं, जो प्लेन के टेल सेक्शन में बैठे 23 लोगों में से बचे हुए सर्वाइवर्स हैं। उधर गड्ढे में कैद सॉयर, माइकल और जिन को एक एक करके बाहर निकाला जाता है। सबसे पहले जिन को ऊपर बुलाया जाता है, उसके बाद माइकल को और आखिर में सॉयर को बाहर आने का मौका मिलता है। लेकिन बाहर निकलते ही आना लूसिया की नजर सॉयर के पास छुपाए हुए पत्थर पर पड़ जाती है और वो उसे बुरी तरह पीट देती है, यहाँ तक कि उसके पुराने गोली के घाव पर भी वार करती है। इसके बाद तीनों को टेल सेक्शन के बाकी सर्वाइवर्स के साथ जंगल की तरफ ले जाया जाता है। इसी दौरान टेल सेक्शन के सर्वाइवर्स के बीच बर्नार्ड को पता चलता है कि उनके साथ रोज नाम की एक महिला भी थी, जो फ्लाइट के दूसरे हिस्से से आई थी। बर्नार्ड को यकीन होने लगता है कि रोज शायद अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो बीच पर बाकी सर्वाइवर्स के साथ है। वापस कैंप में खाना छुपाकर रखने का तनाव हर्ले पर इतना हावी हो जाता है कि वो पूरी तरह टूट जाता है और डायनामाइट से पूरे फूड स्टोरेज को उड़ाने की कोशिश करता है। रोज किसी तरह उसे रोकती है और समझाती है कि ये सही रास्ता नहीं है। इसके बाद हर्ले सीधे जैक के पास जाकर उसे मनाता है कि इस पूरी सीक्रेट रैशनिंग व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। जैक आखिरकार उसकी बात मान जाता है और हर्ले सारा खाना सभी सर्वाइवर्स के बीच खुलकर बांटने का फैसला करता है। चार्ली को आखिरकार पीनट बटर मिलता है और वो उसे क्लेयर के साथ शेयर करता है। फ्लैशबैक में हर्ले की कहानी लॉटरी जीतने के ठीक बाद से शुरू होती है। गुपचुप जीत की खबर मिलते ही वो अपनी जॉब मिस्टर क्लक्स चिकन रेस्टोरेंट तुरंत छोड़ देता है और उसका दोस्त जॉनी भी उत्साह में उसका साथ देता है। एक सीन में दोनों एक सीडी शॉप में घूमते हुए ड्राइव शाफ्ट यानी चार्ली के बैंड के गाने की खिल्ली उड़ाते हैं, बिल्कुल अनजान कि आगे चलकर हर्ले उसी बैंड के गिटारिस्ट यानी चार्ली का सबसे करीबी दोस्त बनने वाला है। इसके बाद हर्ले अपनी नई दौलत के साथ मिलने वाली अजीब घटनाओं और लोगों के बदलते व्यवहार को महसूस करने लगता है। ये फ्लैशबैक हर्ले की अचानक मिली दौलत के साथ आने वाली उलझन, गिल्ट और इनसिक्योरिटी को दिखाता है, जो प्रेजेंट टाइम में खाने की जिम्मेदारी के दबाव से सीधा जुड़ता है। और इसी के साथ एपिसोड ये दिखाता है कि जहां एक तरफ टेल सेक्शन के सर्वाइवर्स की कहानी अब बीच वाले सर्वाइवर से जुड़ने लगी है, वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर खाने, हैच और उसके रहस्यों को लेकर नई परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत बीच पर होती है, जहां राफ्ट को गए हुए 4 दिन बीत चुके होते हैं। सन और क्लेयर
समंदर किनारे बात कर रही होती हैं। क्लेयर उसे समझाती है कि माइकल को पता था कि वो क्या कर रहा है और राफ्ट को वापस आने में अभी समय लग सकता है। तभी सन को अचानक पता चलता है कि उसकी शादी की अंगूठी उसकी उंगली से गायब है। वो घबराकर पूरे कैंप में अंगूठी ढूंढना शुरू कर देती है। उधर टेल सेक्शन के कैंप में एना, लूसिया, माइकल, सॉयर और जिन को बताती है कि अब उन्हें मेन कैंप की तरफ वापस जाना है। रास्ते के लिए उन्हें फूड और वाटर इकट्ठा करना होगा। सॉयर अपने पुराने गोली के घाव के कारण दर्द में होता है, लेकिन फिर भी उनके साथ चलने के लिए तैयार होता है। जिन को उम्मीद होती है कि वो जल्द ही सन से दोबारा मिल पाएगा। बीच पर सन अपनी अंगूठी ढूंढती रहती है। हार्ले उसकी मदद करने की कोशिश करता है और मजाक में ये तक कह देता है कि शायद विंसेंट ने उसे निगल लिया हो। जैक भी सन से बात करता है और बताता है कि एक बार उसकी अपनी शादी की अंगूठी भी खो गई थी। उसने उसे ढूंढने के लिए हर जगह तलाश की थी, लेकिन आखिरकार उसे कभी मिली ही नहीं। उसने चुपचाप एक नई अंगूठी खरीद ली थी और अपनी पत्नी को कभी सच नहीं बताया। सन को लगने लगता है कि उसकी अंगूठी खोना शायद इस बात का अशुभ संकेत है कि जिन अब जिंदा नहीं है। इसी दौरान टेल सेक्शन के सर्वाइवर्स मेन कैंप की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। माइकल को पता चलता है कि वॉल्ट शायद इसी आइलैंड पर कहीं मौजूद है और वो उसे ढूंढने के लिए बेचैन हो जाता है। कुछ समय बाद माइकल अचानक बाकी लोगों से अलग होकर अकेले जंगल की तरफ निकल जाता है। मिस्टर एको और जिन उसके पीछे निकल पड़ते हैं। फ्लैशबैक में सन की कहानी सीजन 1 से भी पहले की दिखाई जाती है। उसकी माँ उसे एक मैच मेकर के पास ले जाती है ताकि उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढा जा सके। इसी दौरान सन की मुलाकात जेली से होती है। जेली अमीर, पढ़ा लिखा और अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान होता है और दोनों की बातचीत भी अच्छी होती है। लेकिन बाद में जेली बताता है कि वो अमेरिका में मिली एक दूसरी महिला से प्यार करता है और उसी से शादी करने का इरादा रखता है। वो सन के साथ रिश्ते का दिखावा सिर्फ अपने माता पिता के दबाव से बचने के लिए कर रहा था। सन ये सुनकर अंदर से आहत होती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जिन अपने दोस्त ताईसू के साथ अपनी किस्मत को लेकर बात करता है। ताईसू उसे बताता है कि उसकी हॉरोस्कोप के मुताबिक उसे जल्द ही प्यार मिलने वाला है और वो प्यार उसे ऑरेंज रंग में दिखाई देगा। जिन इस बात को गंभीरता से नहीं लेता और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसके बाद जिन सोल गेटवे होटल में डोरमैन की जॉब के लिए पहुंचता है। वहां मिस्टर किम उसका इंटरव्यू लेते हैं। जिन के गरीब और फिशरमैन परिवार से होने को लेकर मिस्टर किम उसे नीचा दिखाते हैं, लेकिन फिर भी उसे होटल में काम दे देते हैं। जिन को साफ कहा जाता है कि उसे अपना काम ठीक से करना होगा और होटल में आने वाले लोगों को उनके स्टेटस के हिसाब से ट्रीट करना होगा। प्रेजेंट टाइम में जिन और एको उसके पीछे पीछे उसकी तलाश करते रहते हैं। उन्हें जंगल में एक मरा हुआ आदमी मिलता है। एको उसे पहचान लेता है। उसका नाम गुडविन होता है। जिन तुरंत पूछता है अदर्स और एको हाँ में जवाब देता है। दोनों समझ जाते हैं कि गुडविन उन्हीं लोगों में से एक था जिनका उन्हें पहले से डर था। आगे बढ़ते हुए जिन और इको को अचानक कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई देती है। दोनों तुरंत छिप जाते हैं। उनके सामने से कुछ रहस्यमयी लोग बिना जूते पहने जंगल से गुजरते हैं। उनके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है जो एक टेडी बियर को घसीटते हुए चल रहा होता है। जिन और इको सिर्फ उनके पैरों को देख पाते हैं और उनके चेहरे साफ नहीं दिखाई देते। एको जिन को शांत रहने का इशारा करता है और दोनों तब तक छिपे रहते हैं जब तक वो लोग वहां से चले नहीं जाते। फ्लैशबैक में जिन होटल में अपनी डोरमैन की जॉब कर रहा होता है। तभी एक गरीब आदमी अपने छोटे बेटे के साथ वहां आता है और अपने बेटे को बाथरूम इस्तेमाल करवाने की इजाजत मांगता है। जिन पहले मना करता है क्योंकि होटल में सिर्फ गेस्ट्स को बाथरूम इस्तेमाल करने की अनुमति होती है, लेकिन बच्चे की हालत देखकर आखिरकार जिन उन्हें अंदर जाने देता है। मिस्टर किम को जब इस बात का पेट न चलता है तो वो जिन को डांटता है और उसे उस आदमी और उसके बेटे को बाहर निकालने के लिए कहता है। जिन ऐसा करने से इनकार कर देता है और वहीं अपनी जॉब छोड़ देता है। प्रेजेंट टाइम में इको और जिन आखिरकार माइकल तक पहुंच जाते हैं। माइकल अब भी वॉल्ट को ढूंढना चाहता है और वापस जाने से इनकार करता है। इको उसे समझाता है कि अगर वो अकेले अदर्स को ढूंढने निकलेगा तो खुद को खतरे में डाल देगा। वो माइकल से कहता है कि वो लोग खुद नहीं चाहते कि उन्हें कोई ढूंढ पाए और अकेले जंगल में उनका पीछा करना बेकार है। आखिरकार माइकल उनकी बात मान लेता है और उनके साथ वापस लौटने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सन अपनी खोई हुई अंगूठी को लेकर परेशान रहती है। वो अपने गार्डन की मिट्टी तक खोदने लगती है। लॉक उसके पास आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। सन उससे पूछती है कि उसने कभी कोई ऐसी चीज खोई है जिसे वापस पाने के लिए वो बहुत परेशान हुआ हो। लॉक उसे समझाता है कि कभी कभी किसी खोई हुई चीज को पाने का सबसे अच्छा तरीका उसकी तलाश करना बंद कर देना होता है। फ्लैशबैक में जिन होटल के बाहर काम कर रहा होता है। इसी दौरान सन और जेली होटल से बाहर निकलते हैं और जिन की नजर सन पर पड़ती है, लेकिन वो उसे ठीक से पहचान नहीं पाता। उधर जिन को ताइसू की ऑरेंज वाली बात याद आती है। सड़क पर चलते हुए उसकी नजर ऑरेंज रंग के कपड़े पहने एक महिला पर पड़ती है और वो पल भर के लिए उसकी तरफ देखने लगता है। इसी दौरान उसका ध्यान भटक जाता है और वो सामने से आ रही सन से टकरा जाता है। सन का बैग नीचे गिर जाता है और जिन झुककर उसका सामान उठाने में उसकी मदद करता है। दोनों पहली बार एक दूसरे
दूसरे को ठीक से देखते हैं और यहीं से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। प्रेजेंट टाइम में केट सन के साथ उस जगह जाती है जहां सन ने पिछले एपिसोड में मैसेजेस वाली बोतल को रेत में दबाया था। सन को लगता है कि शायद रिंग वहीं गिरी होगी। दोनों रेत खोदकर बोतल बाहर निकालते हैं। केट बोतल के अंदर मौजूद मैसेजेस को देखती है और सन उसे समझाती है कि ये सभी लोगों के निजी मैसेजेस हैं। तभी केट की नजर रेत में पड़ी एक छोटी सी चीज पर जाती है। वो उसे उठाती है और पता चलता है कि वो सन की वेडिंग रिंग है। सन अपनी रिंग वापस पाकर भावुक हो जाती है और उसे दोबारा अपनी उंगली में पहन लेती है। उसे समझ आता है कि रिंग किसी अशुभ संकेत की वजह से नहीं बल्कि उसी समय गिरी थी जब वो मैसेज बॉटल को रेत में दबा रही थी। उधर माइकल, जिन और इको वापस टेल सेक्शन के सर्वाइवर्स की तरफ लौट रहे होते हैं। माइकल अभी भी वॉल्ट को लेकर परेशान है, लेकिन अब वो समझ चुका होता है कि उसे अकेले जंगल में जाकर उसे ढूंढना सही नहीं है। दूसरी तरफ जिन और सन की फ्लैशबैक स्टोरी ये दिखाती है कि दोनों की पहली मुलाकात किसी प्लान के तहत नहीं बल्कि कई छोटे छोटे संयोगों के बाद हुई थी। एपिसोड 6 की शुरुआत बीच पर सैयद से होती है। वो शैनन के लिए एक नया और बेहतर शेल्टर बनाकर उसे गिफ्ट के तौर पर देता है। दोनों के बीच पहली बार फिजिकल क्लोजनेस भी होती है, लेकिन इसके तुरंत बाद शैनन डर कर रुक जाती है क्योंकि उसे अपने टेंट के अंदर सिर से पांव तक भीगा हुआ वॉल्ट खड़ा दिखाई देता है। वो घबराकर सैयद को ये बताती है, लेकिन सैयद इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझकर उसे समझाने की कोशिश करता है और उसकी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं करता। शैनन सैयद को उस मैसेज बॉटल के बारे में भी बताती है जो क्लेयर को समुद्र किनारे मिली थी। उसे डर होता है कि इसका मतलब राफ्ट के साथ कुछ बुरा हुआ है। सैयद उसे भरोसा दिलाता है कि वो उस पर विश्वास करता है और उससे प्यार करता है और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन शैनन अब भी वॉल्ट को लेकर कन्विंस्ड होती है। वो माइकल और वॉल्ट के पुराने सामान में से वॉल्ट का एक कपड़ा ढूंढती है और विंसेंट को उसकी स्मेल सूंघाकर वॉल्ट को ढूंढने के लिए जंगल में ले जाती है। विंसेंट शैनन को जंगल में ले जाने के बजाय वापस बीच की तरफ ले जाता है और आखिरकार उसे बून की ग्रेव तक पहुंचा देता है। शैनन कुछ देर बून की ग्रेव के पास रुकती है, तभी सईद वहां पहुंचता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है। शैनन उसे बताती है कि उसने वॉल्ट को देखा था और उसे यकीन है कि वॉल्ट कहीं न कहीं आइलैंड पर है। वो मैसेज बॉटल का जिक्र करते हुए कहती है कि अगर राफ्ट के मैसेजेस वापस बीच पर आ गए हैं तो वॉल्ट भी राफ्ट पर नहीं है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। सईद शैनन के साथ जंगल में जाने का फैसला करता है। रास्ते में वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वॉल्ट समुद्र के बीच राफ्ट पर है और विंसेंट ब्लड हाउंड नहीं है कि उसके पीछे चलते हुए वॉल्ट को ढूंढ सके। लेकिन शैनन उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि सैयद भी उस पर विश्वास नहीं करता और एक दिन उसे छोड़ देगा। सैयद उसे भरोसा दिलाता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसी समय दोनों को फिर वही रहस्यमयी विस्पर सुनाई देती हैं। शैनन और सईद रुक जाते हैं और कुछ ही दूरी पर उन्हें वॉल्ट दिखाई देता है। वॉल्ट उन्हें चुप रहने का इशारा करता है। शैनन बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ती है और सईद भी उसके पीछे जाता है, लेकिन रास्ते में गिर जाता है। दूसरी तरफ सॉयर, माइकल और जिन टेल सेक्शन सर्वाइवर्स आना लूसिया, मिस्टर इको, लिबी, सिंडी और बर्नार्ड के साथ मेन कैंप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आना लूसिया सभी को सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि जिस इलाके से वे गुजर रहे हैं वहां उनके ग्रुप पर पहले अदर्स ने हमला किया था। इसी वजह से वो सबको चुप रहने और सावधानी से आगे बढ़ने के लिए कहती है। सफर के दौरान सॉयर के कंधे का गोली वाला घाव लगातार बिगड़ता जाता है। उसे तेज बुखार और कमजोरी होने लगती है और वो मुश्किल से चल पाता है। आखिरकार वो गिर जाता है। माइकल उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन आना लूसिया चाहती है कि ग्रुप आगे बढ़ता रहे क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वे यहीं रुके तो अदर्स उन्हें ढूंढ सकते हैं। माइकल सॉयर को छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। वो मिस्टर इको और बर्नार्ड की मदद से लकड़ियों का एक स्ट्रेचर बनाता है। बाकी लोग भी सॉयर को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आना लूसिया इससे खुश नहीं होती, लेकिन आखिरकार ग्रुप सॉयर को स्ट्रेचर पर लेकर आगे बढ़ता है। एक मुश्किल चढ़ाई पार करते हुए ग्रुप सॉयर को ऊपर ले जाता है। इसी दौरान उन्हें अचानक एहसास होता है कि सिंडी उनके साथ नहीं है। आना लूसिया और बाकी लोग उसे आवाज देकर ढूंढते हैं, लेकिन सिंडी का कोई जवाब नहीं मिलता। तभी चारों तरफ वही रहस्यमयी विस्पर सुनाई देने लगती हैं और सभी समझ जाते हैं कि वे एक बार फिर खतरे के बेहद करीब हैं। इसी दौरान शैनन वॉल्ट का पीछा करते हुए दौड़ती हुई उसी इलाके में पहुंचती है। आना लूसिया को लगता है कि सामने कोई हमला करने वाला है। वो तुरंत शैनन को निशाना बनाती है और गोली चल जाती है। शैनन घायल होकर पीछे की तरफ गिरती है। कुछ ही पल बाद सईद वहां पहुंचता है और शैनन को अपनी बाहों में ले लेता है। शैनन की हालत देखकर सईद बुरी तरह टूट जाता है और आना लूसिया को गुस्से और सदमे में देखता रीझ जाता है। एक छोटे से सबप्लॉट में चार्ली को इस बात से जलन होने लगती है कि लॉ क्लेयर और एरन का कितना ख्याल रख रहा है और उनके करीब आता जा रहा है। क्लेयर भी लॉ के साथ समय बिताती है और बताती है कि वो चार्ली के साथ रहने के बावजूद उसके बारे में कुछ बातों को लेकर परेशान है। इसी दौरान क्लेयर लॉक को बताती है कि चार्ली अपने सामान में एक छोटी वर्जिन मेरी स्टैचू रखता है। लॉक इस बात को सुनकर हैरान होता है
क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसी स्टैचूज साधारण चीजें नहीं हैं। इससे चार्ली को लेकर उसके मन में नए सवाल खड़े हो जाते हैं। फ्लैशबैक में शैनन के अतीत की एक अहम कहानी दिखाई जाती है। वो सिर्फ 18 साल की होती है और बैले इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रही होती है। उसका सपना न्यूयॉर्क की मार्था ग्राहम डांस कंपनी में इंटर्नशिप हासिल करना होता है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके पिता एडम रदरफोर्ड का कार एक्सीडेंट पर निधन हो गया है। हॉस्पिटल में जैक भी दिखाई देता है, क्योंकि यही वही एक्सीडेंट था जिसमें सारा भी घायल हुई थी और जिसे जैक ने बचाने की कोशिश की थी। फ्यूनल में बून शैनन को संभालने के लिए उसके पास आता है। शैनन को न्यूयॉर्क में डांस इंटर्नशिप मिल जाती है, लेकिन समस्या ये होती है कि इंटर्नशिप अनपेड है और उसके पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं होते। वो अपनी स्टेप मदर सबरीना से अपने पिता की संपत्ति में से मदद मांगती है, लेकिन सबरीना साफ कर देती है कि एडम ने कोई विल नहीं छोड़ी थी और उसकी संपत्ति अब उसके नियंत्रण में है। वो शैनन को कोई आर्थिक मदद देने से इनकार कर देती है और कहती है कि अब उसे अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद शैनन को अपने ही घर से निकलना पड़ता है। सामान पैक करते समय बून उससे मिलने आता है। शैनन ने उससे सबरीना से पैसे मांगने के लिए कहा था, लेकिन बून खाली हाथ लौटता है और बताता है कि सबरीना को पहले से पता था कि वो पैसे क्यों मांग रहा है। शैनन उससे पूछती है कि क्या वो न्यूयॉर्क में उसके साथ रह सकती है, लेकिन बून बताता है कि वो खुद न्यूयॉर्क छोड़ रहा है क्योंकि उसकी मां ने उसे एक जॉब ऑफर दिया है और उसने उसे स्वीकार कर लिया है। बून अपनी तरफ से शैनन को कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन शैनन इसे ठुकरा देती है। उसे लगता है कि बून भी उस पर विश्वास नहीं करता और उसे खुद के दम पर कुछ करने लायक नहीं समझता। वो आखिरकार साफ कह देती है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट टाइम में शैनन की मौत के बाद सईद पूरी तरह टूट जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 7 बाकी एपिसोड से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रेजेंट टाइम सीन नहीं होता। पूरा एपिसोड टेल सेक्शन यानी प्लेन के पिछले हिस्से के सर्वाइवर्स की कहानी को डे बाय डे दिखाता है, उनके क्रैश होने से लेकर उस वक्त तक के पूरे 48 डेज। डे 1 ओशियानिक 815 का टेल सेक्शन समुद्र में क्रैश होता है। इको पानी से एक छोटी बच्ची एमा को बाहर निकालता है और आना लूसिया उसे बचाने की कोशिश करती है। दोनों मिलकर बाकी घायलों की मदद करने लगते हैं और एमा और उसके भाई जैक को सिंडी के पास छोड़ देते हैं। इसी दौरान बर्नार्ड, जो रोज का हस्बैंड है, पेड़ पर अपनी सीट से बंधा हुआ मिलता है, लेकिन उसी रात अंधेरे में 2 अनजान लोग कैंप पर हमला कर देते हैं। इको दोनों को पत्थर से मार देता है। बाद में आना लूसिया को उनके पास न वॉलेट, न कीज और न ही शूज मिलते हैं। इससे उसे शक होने लगता है कि ये लोग शायद पहले से ही आइलैंड पर मौजूद थे। डे 2 सर्वाइवर्स के बीच बहस होने लगती है कि उन्हें बीच पर ही रहना चाहिए ताकि सिग्नल फायर के जरिए रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ सके, या फिर आइलैंड के अंदर जाकर कोई ज्यादा सुरक्षित जगह तलाश करनी चाहिए। आना लूसिया अंदर जाने के पक्ष में होती है, जबकि नेथन बीच पर ही रुकने की बात करता है। सिंडी बताती है कि प्लेन का कम्युनिकेशन क्रैश से पहले ही खराब हो गया था और पायलट ने बताया था कि वे लगभग 2 घंटे गलत दिशा में उड़ चुके थे, इसलिए रेस्क्यू टीम को उनकी सही लोकेशन का पता नहीं होगा। अगले कुछ दिनों में सर्वाइवर्स की हालत लगातार खराब होती जाती है। कुछ लोग अपनी चोटों और इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं। इसी दौरान इको कई दिनों तक बिल्कुल चुप रहता है और बाकी लोगों से लगभग कोई बात नहीं करता। डे 7 सर्वाइवर्स किसी तरह खाना जुटाने की कोशिश करते हैं। इको अब भी खुद में खोया रहता है और एक क्लब बनाता रहता है। लिबी उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी। डे 12 आना लूसिया को नेथन पर शक होने लगता है, क्योंकि वो अक्सर अकेले जंगल में चला जाता है। आना उससे पूछती है कि वो कहाँ गया था, लेकिन नेथन बहाना बनाकर बात टाल देता है। इसी दौरान एक रात अदर्स फिर से कैंप पर हमला करते हैं। वे कई सर्वाइवर्स को उठा ले जाते हैं, जिनमें एमा और जैक भी शामिल होते हैं। आना लूसिया उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन एक अदर से भिड़ जाती है। बाद में उसे उस व्यक्ति के पास एक लिस्ट मिलती है जिसमें उनके ग्रुप के लोगों के नाम लिखे होते हैं। अब आना को यकीन होने लगता है कि कोई उनके बीच से ही अदर्स को जानकारी दे रहा है। डे 15 लगातार हो रहे अटैक से परेशान होकर टेल सेक्शन के बचे हुए सर्वाइवर्स बीच छोड़कर आइलैंड के अंदर जाने का फैसला करते हैं। कई दिनों तक चलते रहने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहां फ्रेश वाटर और पेड़ों से घिरी सुरक्षित जगह होती है। आना लूसिया वहीं रुकने का फैसला करती है। डे 17 आना लूसिया एक बड़ा पिट खोदना शुरू करती है। उसका मकसद किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना होता है जिस पर उसे शक हो। लिबी को भी अब डर लगने लगता है कि शायद उनके बीच कोई अदर का आदमी मौजूद है। डे 19 आना लूसिया नेथन पर अपना शक और मजबूत होने के बाद उसे पकड़कर उसी पिट में बंद कर देती है। वो उससे पूछती है कि वो असल में कौन है और बाकी गायब हुए लोगों के साथ क्या हुआ। नेथन लगातार खुद को बेगुनाह बताता रहता है। बाकी सर्वाइवर्स में भी इस बात को लेकर मतभेद होने लगते हैं कि आना सही है या नहीं। डे 23 नेथन अभी भी पिट में कैद होता है। आना उससे लगातार पूछताछ करती है और उसे लगता है कि शायद वही अदर्स का आदमी है। गुडविन आना को समझाने की कोशिश करता है कि नेथन को छोड़ देना चाहिए। उसी रात गुडविन नेथन को पिट से बाहर निकालता है और उसे भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही नेथन जाने लगता है गुडविन उसे मार देता है। इससे साफ हो जाता है कि गुडविन ही असल में अदर्स का स्पाई था। डे 24 नेथन के गायब होने के बाद आना बाकी सर्वाइवर्स को बताती है
कि अब उन्हें वहां से निकलना होगा। इसके बाद वे फिर से आइलैंड के अंदर आगे बढ़ते हैं। डे 27 उन्हें एक पुराना धर्मा स्टेशन मिलता है जिसे वे शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। वहां उन्हें फूड, ब्लैंकेट्स, एक ग्लास आई और सबसे महत्वपूर्ण एक रेडियो मिलता है। बर्नार्ड रेडियो को लेकर उत्साहित हो जाता है और उसे चलाकर बाहर संपर्क करने की कोशिश शुरू करता है। इसी दौरान आना और गुडविन रेडियो का सिग्नल पकड़ने के लिए ऊंची जगह की तरफ जाते हैं। वहां आना को आखिरकार समझ आता है कि गुडविन शुरू से ही उनकी टीम का हिस्सा नहीं था। उसे याद आता है कि क्रैश के तुरंत बाद गुडविन जंगल से आया था और उसके कपड़े बाकी सर्वाइवर्स की तरह गीले नहीं थे। एना समझ जाती है कि गुडविन समुद्र से निकलकर नहीं आया था और वही अदर्स का स्पाई था। गुडविन ये भी बताता है कि नेथन को उसने इसलिए मारा क्योंकि नेथन उन लोगों की लिस्ट में नहीं था जिन्हें अदर्स अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो आना को बताता है कि बच्चों को अदर्स ने मारा नहीं है बल्कि वे उनके साथ हैं। आना और गुडविन के बीच लड़ाई होती है और आखिरकार गुडविन की मौत हो जाती है। डे 41 बर्नार्ड आखिरकार रेडियो पर एक सिग्नल पकड़ लेता है। दूसरी तरफ से बून की आवाज सुनाई देती है। बून बताता है कि वे ओशनिक फ्लाइट 815 के सर्वाइवर्स हैं। बर्नार्ड जवाब देकर बताता है कि वे भी उसी फ्लाइट के सर्वाइवर्स हैं, लेकिन एना तुरंत रेडियो बंद कर देती है। उसे लगता है कि ये अदर्स की चाल है क्योंकि उन्हें फ्लाइट नंबर पहले से पता हो सकता है। बर्नार्ड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि शायद सच में आइलैंड पर उनके अलावा भी सर्वाइवर्स मौजूद हैं। उसी रात आना अकेले जाकर रोती है। ईको उसके पास आता है और पहली बार उससे बात करता है। ईको बताता है कि उसने बोलने के लिए 40 डेज इंतजार किया है। आना जवाब देती है कि उसने भी रोने के लिए 40 डेज इंतजार किया है। डे 45 सिंधी और लिबी को समुद्र के किनारे एक आदमी मिलता है। वो जिन होता है जो राफ्ट से अलग होकर समुद्र में बहते बहते टेल सेक्शन के इलाके तक पहुंच गया था। वे जिन को बाहर निकालते हैं और उसे बांधकर उसकी पहचान जानने की कोशिश करते हैं। जिन इंग्लिश नहीं समझ पाता और लगातार कोरियन में बोलता रहता है। उसके हाथ में टूटी हुई हैंडकफ देखकर आना को उस पर शक होता है। कुछ देर बाद जिन किसी तरह खुद को छुड़ाकर बीच की तरफ भागता है। वहां उसे माइकल और सॉयर दिखाई देते हैं। जिन उन्हें देखकर राहत महसूस करता है और बार बार अदर्स कहता है। इसी के बाद टेल सेक्शन सर्वाइवर्स को समझ आता है कि माइकल, सॉयर और जिन उसी राफ्ट से आए हैं जिसका उन्हें कोई पता नहीं था। वे तीनों को पकड़कर पिट में डाल देते हैं। डे 46 एना, लूसिया और बाकी टेल सेक्शन सर्वाइवर्स कैप्टिव्स को लेकर आगे की स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि माइकल, सॉयर और जिन भी ओशियनिक फ्लाइट 815 के ही सर्वाइवर्स हैं। इसके बाद दोनों ग्रुप्स के बीच की घटनाएं उन सीन्स से जुड़ने लगती हैं जो पिछले एपिसोड्स में दिखाई जा चुकी हैं। डे 47 एना, लूसिया फैसला करती है कि अब पूरे ग्रुप को मेन फ्यूजल कैंप की तरफ जाना चाहिए। रास्ते में सॉयर की हालत उसके गोली वाले घाव की वजह से लगातार खराब होती जाती है। बाकी लोग उसे स्ट्रेचर पर उठाकर साथ ले जाने का फैसला करते हैं। डे 48 सिंडी अचानक ग्रुप से गायब हो जाती है। इसी दौरान चारों तरफ वही रहस्यमयी विस्पर सुनाई देने लगती हैं और पूरा ग्रुप डर जाता है। एना, लूसिया समझती है कि कुछ होने वाला है। तभी शैनन वॉल्ट का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है। एना को लगता है कि सामने कोई खतरा है और वो बिना पहचान पाए गोली चला देती है। गोली शैनन को लगती है और सैयद उसी वक्त वहां पहुंचकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। शैनन उसकी बाहों में दम तोड़ देती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत शैनन की मौत के तुरंत बाद होती है। एना, लूसिया पूरी तरह घबरा जाती है और गन तानकर पूरे ग्रुप को धमकाने लगती है। गुस्से में बेकाबू हो चुका सैयद उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एको बीच में आकर उसे रोक लेता है। एना, लूसिया लिबी को मजबूर करती है कि वो सैयद को एक पेड़ से बांध दे। अब पूरा ग्रुप एना, लूसिया के गिल्ट और डर की वजह से लगभग उसके काबू में होता है। इसी बीच एको एना, लूसिया की मर्जी के खिलाफ बुरी तरह घायल सॉयर को मेन कैंप की तरफ ले जाने का फैसला करता है। सॉयर के कंधे का इन्फेक्शन अब खतरनाक स्तर तक फैल चुका होता है और एको चाहता है कि जैक उसका इलाज कर सके। उधर बीच पर जैक और केट गोल्फ खेल रहे होते हैं। जैक की गोल्फ बॉल जंगल में चली जाती है और उसे ढूंढने केट के साथ जंगल में जाते वक्त उन्हें एको दिखाई देता है जो सॉयर को अपने कंधे पर उठाकर ला रहा होता है। जैक तुरंत सॉयर को हैच में ले जाता है और केट की मदद से उसका इलाज शुरू करता है। जैक सॉयर का बुखार कम करने के लिए उसे शावर के नीचे रखता है और केट एंटीबायोटिक्स यानी ऑफ्लॉक्सासिन लेकर आती है। जांच करने पर पता चलता है कि इन्फेक्शन उसके ब्लड स्ट्रीम में फैल चुका है। इसी दौरान लॉक और एको भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और दोनों के बीच एक तरह का म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनना शुरू होता है। दूसरी तरफ टेल सेक्शन सर्वाइवर्स का एना, लूसिया के गिल्ट और उसके अस्थिर रवैये से भरोसा उठ जाता है। एना, लूसिया उनसे कहती है कि पहले उन्हें मेन कैंप जाने के लिए जरूरी सप्लाईज लानी होंगी। माइकल को उनके पुराने कैंप में जाकर एमुनिशन, मेडिसिन, क्लॉथ्स और दूसरी चीजें लाने के लिए भेजा जाता है। जिन उसे समझाता है कि उसे वापस जाना चाहिए ताकि बाकी लोग भी आगे बढ़ सकें। इसके बाद टेल सेक्शन के बाकी लोग एना, लूसिया और सैयद को वहीं छोड़कर मेन कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। माइकल हैच तक पहुंचता है और लॉक और जैक को पूरी घटना के बारे में बताता है। एको जैक को यह भी बताता है कि एना, लूसिया कौन है। जैक उसका नाम सुनते ही उसे पहचान जाता है क्योंकि सीजन 1 के फिनाले में सिडनी एयरपोर्ट के बार में उसकी एना, लूसिया से मुलाकात हुई थी। एको
जैक को एना लूसिया के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि जैक अपने साथ कोई वेपन नहीं लाएगा। जंगल में एना लूसिया और सईद अकेले रह जाते हैं। इसी दौरान एना लूसिया उससे थोड़ा खुलकर बात करती है और बताती है कि क्रैश से पहले वो एक पुलिस ऑफिसर थी और उसे एक बार गोली भी लगी थी। लेकिन जब सैयद उसके पास्ट के बारे में और जानने की कोशिश करता है तो एना लूसिया बात बदल देती है। आखिरकार वो नाइफ से सईद की रस्सियां काटकर उसे आजाद कर देती है। वो अपनी गन उसके पैरों के पास रखकर कहती है कि अगर सईद उसे मारना चाहता है तो वो उसे मार सकता है, क्योंकि वो इसी की हकदार है। लेकिन शैनन की मौत के बावजूद सईद उसे मारने से इनकार कर देता है और शैनन के शव के पास वापस जाने का फैसला करता है। इधर जिन बाकी टेल सेक्शन सर्वाइवर्स के साथ मेन कैंप पहुंचता है। वहां कई इमोशनल रियूनियंस होते हैं। जिन और सन एक दूसरे को गले लगाते हैं। बर्नार्ड अपनी पत्नी रोज से मिलकर भावुक हो जाता है और माइकल को उसका डॉग विंसेंट वापस मिल जाता है। कुछ देर बाद सईद शैनन के शव को अपने कंधे पर उठाकर कैंप में वापस आता है। एको जैक को उसी जगह ले जाता है जहां सईद शैनन के शव के साथ खड़ा होता है। तभी एना लूसिया भी वहां पहुंच जाती है। जैक और एना लूसिया एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं और दोनों को सीजन 1 के फिनाले में एयरपोर्ट पर हुई अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। फ्लैशबैक में एना लूसिया के पुलिस करियर की कहानी दिखाई जाती है। गोली लगने की घटना में अपने अजन्मे बच्चे को खोने के बाद वो एक लंबी छुट्टी लेकर पुलिस डिपार्टमेंट से दूर हो जाती है। इस दौरान वो थेरेपिस्ट मैथ्यू रीड से बात करती है और शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस भी करती है। वापस लौटने के बाद उसे शुरुआत में सिर्फ डेस्क ड्यूटी दी जाती है, लेकिन एना लूसिया दोबारा पेट्रोल पर जाने की जिद करती है। उसकी कैप्टन, जो असल में उसकी अपनी मां टेरेसा कोर्तेज होती है, काफी हिचकिचाने के बाद उसकी बात मान लेती है। एक सीन में साफ दिखाई देता है कि एना लूसिया अभी भी उस ट्रॉमा से पूरी तरह बाहर नहीं आई है। एक मामूली डोमेस्टिक डिस्प्यूट में उलझे कपल पर वो अचानक अपनी गन तान देती है। बाद में जेसन मैकमोरक नाम का वही आदमी पकड़ा जाता है जिसने एना लूसिया को गोली मारी थी। जब उसे पहचान के लिए एना लूसिया के सामने लाया जाता है तो एना लूसिया झूठ बोलकर कह देती है कि वो वही आदमी नहीं है। जेसन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन आना लूसिया उसका पीछा करती है और एक सुनसान पार्किंग लॉट में उसे अकेला पाकर उसका नाम पुकारती है। जब जेसन उसे पहचानने से इनकार करता है तो आना लूसिया सिर्फ इतना कहती है कि वो प्रेग्नेंट थी। इसके बाद वो बदले की भावना में जेसन को गोली मार देती है। यही घटना बताती है कि शैनन की मौत के बाद आना लूसिया का गिल्ट और उसका डर इतना गहरा क्यों हो गया था। एपिसोड 9 की शुरुआत शैनन के फ्यूनरल से होती है। केट, सॉयर और एना लूसिया वहां मौजूद नहीं होते। केट अब भी बुखार में पड़े सॉयर की देखभाल कर रही होती है। फ्यूनरल के दौरान सईद शैनन के बारे में भावुक होकर बताता है कि आइलैंड पर मिलने से पहले दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन बाद में उसे शैनन से प्यार हो गया। इसके बाद वो शैनन की कब्र के पास अपनी प्रेयर बीड्स रख देता है। फल इकट्ठा करते हुए केट को जंगल में अचानक एक ब्लैक हॉर्स दिखाई देता है। वो उसे देखकर चौंक जाती है और कुछ पल तक उसे देखती रहती है। बाद में जब वो सॉयर की देखभाल कर रही होती है, कुछ देर बाद वो अचानक केट का गला पकड़कर पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा। सॉयर की हालत देखकर केट को डर लगने लगता है कि शायद वेन किसी तरह उसके जरिए उससे बात कर रहा है। फ्लैशबैक में 3 साल पहले की एक रात दिखाई जाती है। नशे में धुत वेन घर लौटता है और केट उसे उसके बेड तक पहुंचाने में मदद करती है। वेन उसके साथ गलत तरीके से पेश आने की कोशिश करता है, जिससे केट तुरंत वहां से निकल जाती है। जैसे ही वो मोटरसाइकिल पर घर से दूर जाती है, पीछे घर में एक बड़ा धमाका होता है जिसे केट ने पहले से प्लान किया था। इसके बाद वो एक डाइनर में अपनी मां डायन से मिलती है और बताती है कि उसने घर का इंश्योरेंस डायन के नाम पर करवाया था। इसके बाद केट टैलासैली जाने के लिए बस टिकट खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं यूएस मार्शल एडवर्ड मार्स उसे गिरफ्तार कर लेता है। बाद में केट को पता चलता है कि उसे पकड़वाने वाली उसकी अपनी मां डायन थी। मार्स उससे पूछता है कि उसने वेन को क्यों मारा। केट के लिए वेन के साथ उसका रिश्ता और भी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि बाद में उसे पता चला था कि वेन ही उसका बायोलॉजिकल फादर था। केट को ले जाते समय मार्स की गाड़ी एक ब्लैक हॉर्स से बचने की कोशिश में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एयरबैग लगने से मार्स कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। केट उसकी हैंडकफ की निकालकर खुद को आजाद करती है और वहां से भाग जाती है। जाते हुए उसे वही ब्लैक हॉर्स दिखाई देता है। एक और फ्लैशबैक में केट आर्मी रिक्रूटिंग सेंटर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात सर्जन मेजर सैम ऑस्टन से होती है, वही शख्स जिसे केट अपना पिता मानती आई थी। केट उसे बताती है कि उसे पता चला है कि वेन उसका बायोलॉजिकल फादर था। सैम को यह बात पहले से पता थी और वो केट को बताता है कि वेन ने ही उसे जन्म दिया था। सैम केट को थोड़ी देर के लिए वहां से जाने देता है और बाद में अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने का फैसला करता है। प्रेजेंट टाइम में इन्हीं यादों से परेशान केट बेहोश पड़े सॉयर से खुलकर बात करती है। वो उसे वेन समझकर कबूल करती है कि उसने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था
कि वेन का एक हिस्सा हमेशा उसके अंदर रहेगा। सिएवर बाद में उसकी बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि केट वेन के बारे में क्या महसूस करती है। एक सबप्लॉट में लॉक और माइकल हैच में ओरिएंटेशन फिल्म दोबारा देखते हैं। एको वहां पहुंचता है और बताता है कि उसे एरो स्टेशन में एक बाइबल मिली थी। बाइबल के अंदर से ओरिएंटेशन फिल्म का मिसिंग हिस्सा निकलता है। लॉक और एको उस हिस्से को बाकी फिल्म के साथ जोड़कर देखते हैं। उसमें बताया जाता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ निर्धारित कोड एंटर करने के लिए किया जाना चाहिए और उसे किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। फिल्म में यह भी चेतावनी दी जाती है कि बाहर की दुनिया से कम्युनिकेशन करने की कोशिश प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकती है। इसी दौरान लॉक और एको के बीच इस बात को लेकर चर्चा होती है कि आइलैंड पर होने वाली घटनाओं को फेट समझना चाहिए या सिर्फ कोइंसिडेंस। एको लॉक को समझाता है कि हर घटना को किसी बड़े उद्देश्य या डेस्टिनी से जोड़ना जरूरी नहीं है। इसी बीच एक सीन में केट को दिखाया जाता है वो जंगल में अकेले दुखी बैठी थी। उसी समय जैक वहां आता है। वो उसे समझता है कि उसकी पिछली जिंदगी से इस आइलैंड पे किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब लोग उसे पसंद करते हैं। केट भावुक हो जाती है और जैक को किस करती है। ये पहला मोमेंट था जब वो दोनों इतने पास थे। खैर, दूसरी तरफ माइकल अकेले हैच के कंप्यूटर के पास बैठा होता है। अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है, हेलो। माइकल उसका जवाब देता है और सामने वाला उससे पूछता है कि वो कौन है। माइकल अपना नाम बताता है। कुछ ही देर बाद स्क्रीन पर एक शब्द दिखाई देता है, डैड। माइकल समझ जाता है कि मैसेज भेजने वाला शायद वॉल्ट है। दूसरी तरफ जिन और सन लंबे अलगाव के बाद आखिरकार एक दूसरे के करीब आते हैं और उनका एक भावुक रियूनियन होता है। बाद में केट सॉयर की हालत देखने के लिए वापस आती है। सॉयर को अब होश आ चुका होता है और दोनों के बीच एक भावुक बातचीत होती है। इसी दौरान केट और सॉयर को जंगल में वही ब्लैक हॉर्स दिखाई देता है। इस बार सॉयर भी उसे साफ देख लेता है, जिससे केट को यकीन हो जाता है कि वो सिर्फ उसका वहम नहीं था और एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत क्लेयर से होती है। वो इको से कहती है कि उसे चार्ली से बात करनी चाहिए क्योंकि वो रिलीजियस नेचर का है, भले ही वो इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। इसी दौरान क्लेयर बताती है कि चार्ली हमेशा वर्जिन मैरी की एक स्टैचू अपने पास रखता है। इको स्टैचू को देखने के लिए कहता है और उसे तोड़कर खोलता है। अंदर से हीरोइन के पैकेट निकलते हैं। ये देखकर क्लेयर को गहरा झटका लगता है और उसे लगता है कि चार्ली दोबारा ड्रग्स की तरफ लौट गया है। इको सीधा चार्ली के पास जाता है जो उस वक्त जिन के साथ फिशिंग कर रहा होता है और उसे उस जगह ले चलने को कहता है जहां से उसे ये स्टैचू मिली थी। चार्ली क्लेयर से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर साफ कह देती है कि वो उससे और एरन से दूर रहे। जंगल में चलते हुए चार्ली पहले इको को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इको उसका झूठ पकड़ लेता है। रास्ते में पेड़ों के बीच दूर ब्लैक स्मोक दिखाई देता है। चार्ली उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन इको बिना डरे आगे बढ़ता रहता है। कुछ आगे उन्हें एक नाइजीरियन प्रीस्ट की लाश मिलती है। इको उसे पहचान लेता है और बताता है कि इसी आदमी ने कभी उसकी जान बचाई थी। वो उसके लिए प्रेयर करता है। आगे बढ़ते हुए दोनों रास्ता भटक जाते हैं। इको चार्ली से कहता है कि वो एक पेड़ पर चढ़कर देखे कि प्लेन कहीं दिखाई देता है या नहीं। जैसे ही चार्ली ऊपर चढ़ता है, अचानक वही स्मोक मॉन्स्टर सामने आ जाता है और आसपास के पेड़ों को हिलाते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। इको बिना डरे उसके सामने खड़ा रहता है। मॉन्स्टर उसके ठीक सामने आकर रुक जाता है। उसके अंदर इको के अतीत से जुड़ी धुंधली इमेजेस दिखाई देती हैं और फिर वो बिना इको को नुकसान पहुंचाए वापस जंगल में चला जाता है। पेड़ से चार्ली को वही पुराना बीचक्राफ्ट प्लेन दिखाई देता है जिसे लॉक और बून ने सीजन 1 के डेस एक्स माकिना एपिसोड में खोजा था। दोनों वहां पहुंचते हैं और प्लेन के अंदर इको को एक और लाश मिलती है। उसकी शर्ट खोलने पर उसे एक गोल्डन क्रॉस दिखाई देता है। इको उसे देखते ही पहचान जाता है। ये वही क्रॉस था जो उसका छोटा भाई येमी बचपन में पहना करता था। इको को एहसास हो जाता है कि ये लाश उसके अपने भाई येमी की है। वो टूट कर रो पड़ता है और उससे माफी मांगता है। इको लाश के ऊपर एक वर्जिन मेरी स्टैचू रखता है। प्लेन की फ्यूल लाइन खींचता है और बाहर आकर चार्ली को एक नई स्टैचू देता है। ये उसी स्टैचू की जगह होती है जिसे चार्ली ने खो दिया था। जब चार्ली उससे पूछता है कि क्या वो सच में एक प्रीस्ट है, तो इको कुछ पल रुकता है, अपने भाई का क्रॉस गले में पहनता है और हामी भर देता है। इसके बाद वो प्लेन में आग लगा देता है। जलते हुए प्लेन के सामने इको बाइबल के पसलम 23 का पाठ करता है और चार्ली भी अपनी सारी नाराजगी के बावजूद उसके साथ प्रेयर में शामिल हो जाता है। फ्लैशबैक में इको के नाइजीरियन पास्ट की कहानी सामने आती है। एक गैंग गांव में आकर छोटे येमी को पकड़ लेता है और उसे एक बुजुर्ग प्रीस्ट को गोली मारने के लिए मजबूर करता है ताकि वो गैंग में शामिल हो सके। अपने भाई को इस पाप से बचाने के लिए इको खुद उस आदमी को गोली मार देता है। इसके बाद गैंग इको को अपने साथ ले जाती है और समय के साथ वो एक खतरनाक वॉरलॉर्ड बन जाता है। दूसरी तरफ येमी बड़ा होकर एक असली प्रीस्ट बनता है और अपने गांव की जिम्मेदारी संभालता है। बाद में इको को अपने ड्रग्स को नाइजीरिया से बाहर निकालने के लिए येमी की मदद की जरूरत पड़ती है। वो 300 वर्जिन मेरी स्टैचूज खरीदता है और उनके अंदर हीरोइन छिपाकर उन्हें चर्च की रिलीफ फ्लाइट के जरिए बाहर भेजने की तैयारी करता है। इको खुद प्रीस्ट का भेष धारण करने वाला होता है। येमी शुरुआत में साफ मना कर देता है, लेकिन इको उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस पैसे से गांव के लिए पोलियो वैक्सीन खरीदी जा सकती हैं। येमी फिर भी राजी नहीं होता। आखिरकार इको
चर्च को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उसे इस काम के लिए मजबूर करता है और येमी ऑर्डिनेशन के जरूरी पेपर्स पर साइन कर देता है। लेकिन जैसे ही प्लेन उड़ान भरने वाला होता है, येमी आखिरी वक्त पर इस स्मगलिंग को रोकने की कोशिश करता है और मिलिट्री को खबर कर देता है। वहां अफरा तफरी मच जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। येमी को गोली लग जाती है। ईको अपने आदमियों की मदद से उसे किसी तरह प्लेन के अंदर पहुंचा देता है, लेकिन पायलट ईको को अंदर आने नहीं देता और प्लेन उड़ जाता है। ईको वहीं पीछे रह जाता है। बाद में मिलिट्री पुलिस वहां पहुंचती है और ईको को प्रीस्ट के कपड़ों में देखकर उसे ही असली प्रीस्ट समझ लेती है। येमी के जा चुके होने के बाद ईको उसकी पहचान अपना लेता है और इसी पहचान के साथ आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। चार्ली बाद में अपनी छिपाई हुई वर्जिन मेरी स्टैचूज की जगह पर जाता है और उन्हें देखता है। ईको द्वारा दी गई नई स्टैचू को भी वो वहीं रख देता है। बीच पर एक सब प्लॉट में हर्ली लिबी को उसका शेल्टर बनाने में मदद करता है और दोनों के बीच धीरे धीरे एक हल्की नजदीकी बढ़ने लगती है। इसी दौरान माइकल हैच के कंप्यूटर पर उस अनजान व्यक्ति से बातचीत जारी रखता है जो खुद को वॉल्ट बता रहा होता है। दूसरी तरफ लॉक माइकल को गन चलाना सिखा रहा होता है। माइकल लगातार कंप्यूटर पर आए मैसेजेस को लेकर परेशान रहता है, जबकि लॉक उसे गन इस्तेमाल करने के लिए तैयार करता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 की शुरुआत माइकल से होती है। वॉल्ट को ढूंढने के जुनून में डूबा माइकल लॉक से शूटिंग प्रैक्टिस के बहाने एक गन मांगता है। मौका मिलते ही वो लॉक को बेहोश कर देता है। इसके बाद जैक का सामना करते हुए माइकल उसे और लॉक दोनों को वेपन्स रूम में बंद कर देता है और खुद वॉल्ट को ढूंढने जंगल में निकल जाता है। केट सॉयर को उसकी पट्टी बदलवाने के लिए जगाकर हैच ले जाती है। वहां उन्हें पता चलता है कि जैक और लॉक बंद है और माइकल जा चुका है। केट कंप्यूटर में नंबर्स एंटर करके बटन प्रेस करती है, जबकि सॉयर आर्मरी का दरवाजा खोलकर जैक और लॉक को बाहर निकालता है। सॉयर भी माइकल को ढूंढने वाली हंट में शामिल होने का फैसला करता है। मजाक में कहता है कि उसे शायद अपने डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। केट भी साथ जाना चाहती है, लेकिन जैक उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि वो पीछे रहकर हैच और बटन संभाले। इससे केट को बुरा लगता है और उसे लगता है कि जैक को उस पर भरोसा नहीं है। जैक, लॉक और सॉयर माइकल का पीछा करते हुए जंगल में निकलते हैं। लॉक माइकल के फुटप्रिंट्स को फॉलो करता जाता है और बताता है कि उसका ट्रेल सीधा आगे जा रहा है। कुछ देर बाद उन्हें दूर से गनशॉट सुनाई देते हैं और जमीन पर एम्प्टी शेल केसिंग्स मिलते हैं। अंधेरा होने लगता है तो लॉक वापस लौटने की सलाह देता है, लेकिन जैक माइकल को ढूंढे बिना वापस जाने से इनकार कर देता है। लॉक उसे समझाता है कि माइकल वॉल्ट के बिना वापस नहीं आएगा और सवाल करता है कि आखिर उन्हें माइकल को यह बताने का अधिकार क्यों है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वही बियर्डेड मैन उनके सामने आ जाता है जिसने पहले सॉयर को गोली मारी थी और वॉल्ट को राफ्ट से अगवा किया था। हैरानी की बात यह होती है कि वो तीनों के नाम तक जानता है। वो लॉक की बात का समर्थन करते हुए उन्हें वापस लौट जाने के लिए कहता है। जब सॉयर उसकी बात को चुनौती देता है तो वो गोली चलाकर उसके कान को हल्का सा छूते हुए निकल जाता है। जैक उससे माइकल और वॉल्ट के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वॉल्ट बिल्कुल ठीक है, माइकल उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा और उनकी क्यूरियोसिटी ही उनकी मौत का कारण बन सकती है। वो साफ कहता है कि आइलैंड उनका है और सर्वाइवर्स सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वे उन्हें ऐसा करने दे रहे हैं। इसके बाद वो जैक, लॉक और सॉयर को अपने वेपन्स छोड़कर वापस लौट जाने का आदेश देता है। जैक उसकी बात मानने से इनकार करता है। तभी अचानक जंगल के चारों तरफ दर्जनों मशालें जल उठती हैं। अब साफ हो जाता है कि वे तीनों अकेले नहीं हैं और उनके चारों तरफ बहुत सारे अदर्स मौजूद हैं। इसी बीच केट को गन पॉइंट पर रखकर वे जैक, लॉक और सॉयर को अपने वेपन सौंपने और वापस लौटने के लिए मजबूर कर देते हैं। आखिरकार तीनों माइकल को ढूंढे बिना और अपने वेपन्स गवाकर कैंप वापस लौट आते हैं। दूसरी तरफ जिन माइकल को ढूंढने जाने की इच्छा जताता है। सन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो नहीं चाहती कि जिन दोबारा खतरे में जाए। जिन समझाता है कि उसे किसी और के आदेश पर चलना पसंद नहीं है और वो अपने फैसले खुद लेना चाहता है। आखिरकार दोनों के बीच इस बात को लेकर भावुक बातचीत होती है और जिन माइकल को ढूंढने के लिए जाने का फैसला छोड़ देता है। एक हल्के सबप्लॉट में हर्ली और चार्ली इस बात पर मजाक करते हुए बात करते हैं कि आखिर वुमेन चाहती क्या है। ये बातचीत हर्ली की लिबी के प्रति बढ़ती हुई फीलिंग से जुड़ी होती है। फ्लैशबैक में जैक और उसके पिता क्रिश्चियन एक बुजुर्ग इटालियन पेशेंट एंजेलो बुजोनी का इलाज करते हैं जिसकी स्पाइन में ट्यूमर होता है। क्रिश्चियन को लगता है कि सर्जरी सफल नहीं होगी और ऑपरेशन से बचना ही बेहतर होगा, लेकिन एंजेलो की बेटी गैब्रिएला खास तौर पर जैक से मिलने आई होती है क्योंकि उसने सुना था कि जैक ने अपनी पत्नी सारा को एक मुश्किल सर्जरी के बाद दोबारा चलने लायक बनाया था। क्रिश्चियन की असहमति के बावजूद जैक ऑपरेशन करने का फैसला करता है। इसी दौरान जैक की अपनी मैरिज भी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी होती है। एक लंबी और थका देने वाली रात के बाद जैक घर लौटता है और सारा के साथ उसकी दूरी साफ दिखाई देती है। सारा बताती है कि उसका पीरियड लेट था, इसलिए उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आया। जैक इस खबर पर लगभग कोई रिएक्शन नहीं देता, जिससे दोनों के बीच की
इमोशनल डिस्टेंस और साफ हो जाती है। लंबी और मुश्किल सर्जरी के बाद एंजेलो आखिरकार ऑपरेशन टेबल पर दम तोड़ देता है। गैब्रिएला पूरी तरह टूट जाती है और जैक को किस करती है। जैक तुरंत पीछे हट जाता है। बाद में वो घर जाकर सारा को इस घटना के बारे में सच बता देता है। जैक अपनी मैरिज को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे बताती है कि वो पहले ही उससे दूर हो चुकी है और किसी दूसरे आदमी को डेट कर रही है। क्रिश्चियन भी जैक को चेतावनी देता है कि वो अपने पेशेंट्स और उनके फैमिलीज के साथ जरूरत से ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होता जा रहा है और ये आदत उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रही है। कैंप में वापस आने के बाद जैक आना लूसिया से बात करता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने सच में उन लोगों में से एक को मार दिया है। अन्ना लूसिया उसकी बात का सीधा जवाब नहीं देती। जैक फिर उससे पूछता है कि अगर उन्हें इन लोगों के खिलाफ लड़ना पड़े तो वो कितने समय में एक आर्मी तैयार कर सकती है। अन्ना लूसिया उसे बताती है कि अगर वो सच में ऐसा करना चाहता है तो वो तैयार हो सकती है। और एपिसोड के अंत तक साफ हो जाता है कि माइकल अपने बेटे वॉल्ट को वापस पाने के लिए अकेले अदर्स के इलाके में जा चुका है। एपिसोड 12 की शुरुआत चार्ली के बचपन की एक क्रिसमस मॉर्निंग से होती है। उसे गिफ्ट में एक पियानो मिलता है, जबकि उसके भाई लियाम को भी अपने गिफ्ट्स मिलते हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे परिवार की एक उम्मीद छिपी होती है। उन्हें लगता है कि चार्ली अपने म्यूजिक के जरिए परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। इसी के बाद प्रेजेंट टाइम में चार्ली को कुछ बेहद अजीब और विविड ड्रीम्स आने लगते हैं। इन सपनों में रिलीजियस सिंबल्स बार बार दिखाई देते हैं, खासकर उसके बचपन के घर में लगी जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा जीसस क्राइस्ट के बैप्टिज्म वाली पेंटिंग। एक ड्रीम में चार्ली एरन को एक पियानो के अंदर फंसा हुआ और समुद्र में बहता हुआ देखता है। दूसरे ड्रीम में चार्ली को क्लेयर और उसकी माँ एंजल्स जैसी दिखाई देती हैं और हार्ली भी जॉन द बैप्टिस्ट की तरह नजर आता है। उसकी माँ और क्लेयर बार बार उसे समझाती हैं कि उसे बच्चे को बचाना होगा। चार्ली इन ड्रीम्स को एरन को बचाने का संकेत मानने लगता है। एक रात चार्ली नींद में चलते हुए सच में एरन को उसके क्रिब से उठाकर समुद्र की तरफ ले जाता है। हार्ली उसे पानी में एरन के साथ देखकर जगाता है। क्लेयर अपने बच्चे को गायब पाकर बुरी तरह घबरा जाती है और जब उसे पता चलता है कि चार्ली एरन को समुद्र में लेकर गया था तो वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद कैंप में चार्ली को लेकर लोगों का भरोसा और कम हो जाता है। चार्ली लॉक के पास जाकर समझाने की कोशिश करता है कि उसे भी आइलैंड पर विजन्स आ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लॉक को पहले आते रहे हैं। उसे उम्मीद होती है कि लॉक उसकी बात समझेगा, लेकिन लॉक तुरंत ये मान लेता है कि चार्ली दोबारा ड्रग्स लेने लगा है और उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। इसके बाद चार्ली इको के पास जाता है, जो उस समय अपने चर्च के लिए पेड़ों को मार्क कर रहा होता है। चार्ली उसे अपने ड्रीम्स के बारे में बताता है। इको उसकी बात को गंभीरता से लेता है और मानता है कि शायद इन विजन्स का कोई मतलब है। शायद चार्ली को एरन की रक्षा करनी है। वो चार्ली को एरन का बैप्टिज्म कराने की सलाह देता है। चार्ली ये बात क्लेयर तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन केट बीच में आकर उसे रोक देती है और बताती है कि क्लेयर फिलहाल उससे कुछ स्पेस चाहती है। चार्ली फिर भी एरन को बचाने के अपने विचार से पीछे नहीं हटता। इसी दौरान लॉक को जंगल में चार्ली की छुपाई हुई हीरोइन वाली स्टैचूज मिल जाती हैं, जिन्हें चार्ली पहले जला देने का दावा कर चुका था। चार्ली सफाई देता है कि वो उन्हें नष्ट करने ही वाला था और उसने ड्रग्स नहीं लिए हैं, लेकिन लॉक उस पर भरोसा नहीं करता और सारी स्टैचूज अपने कब्जे में ले लेता है। दूसरी तरफ क्लेयर लॉक से पूछती है कि क्या वो और एरन कुछ समय के लिए हैच के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि उसका टेंट बच्चे के लिए सही जगह नहीं है। लॉक उसे हैच में रहने देने के बजाय अपना सामान क्लेयर के टेंट के पास शिफ्ट करने का फैसला करता है। क्लेयर उससे बैप्टिज्म के बारे में भी पूछती है और लॉक अपने नजरिए से समझाता है कि बैप्टिज्म एक तरह का स्पिरिचुअल इंश्योरेंस है, ताकि अगर बच्चे के साथ कुछ बुरा हो जाए तो उसे हेवन मिल सके। हताश चार्ली आखिरकार एक बड़ा कदम उठाता है। वो कैंप के पास एक छोटी आग लगाकर सबका ध्यान भटकाता है और फिर एरन को उसके क्रिब से उठाकर समुद्र में बैप्टाइज करने की कोशिश करता है। क्लेयर बच्चे को गायब देखकर घबराकर उसके पीछे दौड़ती है। क्लेयर को इतनी परेशान हालत में देखकर चार्ली आखिरकार अपना इरादा छोड़ देता है। तभी लॉक वहां पहुंचता है और पूरे कैंप के सामने चार्ली को कई बार मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। चार्ली बाद में घायल हालत में जैक के पास जाता है और जैक उसके चेहरे के घावों को सिलता है। इसके बाद चार्ली जैक के सामने मानता है कि उसने ही कैंप के पास आग लगाई थी, लेकिन वो ये भी साफ करता है कि उसने ड्रग्स नहीं लिए थे और वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। जैक उसे समझाता है कि उसे लोगों का भरोसा दोबारा हासिल करना होगा। इस घटना के बाद क्लेयर खुद इको के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे एरन को बैप्टाइज करवाना चाहिए। इको उसे बैप्टिज्म के बारे में समझाता है और क्लेयर आखिरकार उससे एरन को बैप्टाइज करने के लिए कहती है। इको क्लेयर और एरन दोनों का बैप्टिज्म करता है। फ्लैशबैक में चार्ली के बचपन की कहानी आगे बढ़ती है। बड़ा होने के बाद चार्ली हॉस्पिटल में मौजूद होता है, जहां लियम की गर्लफ्रेंड कैरन ने एक बेटी को जन्म दिया होता है। बच्ची का नाम मेगन रखा जाता है। लियम ड्रग्स में डूबा होने की वजह से समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचता, इसलिए चार्ली उसकी तरफ से बहाना बनाकर उसे बचाने की कोशिश करता है। बाद में कैरन लियम से परेशान होकर उसे छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि उसकी ड्रग्स की आदत और लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही होती है। लियम एक बार मेगन को भी गिरा देता है, जिससे कैरन का भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। इसी दौरान चार्ली का बैंड ड्राइव शाफ्ट बुरी तरह टूट चुका होता है
और उन्हें एक खराब कमर्शियल गिग से भी निकाल दिया जाता है। लियम अपनी नई फैमिली को संभालने के नाम पर चार्ली से बिना पूछे उसका सबसे प्यारा पियानो बेच देता है। उस पैसे का इस्तेमाल वो कैरन और मेगन के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने और अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश में करता है। चार्ली पीछे अकेला रह जाता है, बिना पैसे, बिना पियानो और बिना किसी सहारे के। ये सब ठीक उस वक्त होता है जब चार्ली अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। प्रेजेंट टाइम में चार्ली अपने किए हुए काम के बाद पूरी तरह अलग थलग पड़ जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 12 की कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी आधी ही खत्म हुई है। सर्वाइवर्स को अभी ये अंदाजा भी नहीं है कि आइलैंड पर उनके लिए आगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम इंतजार कर रही हैं। जो सीक्रेट्स अब तक सामने आए हैं, उनके पीछे छिपे सच अभी बाकी हैं और अगले पार्ट में कहानी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सीजन 2 की आगे की कहानी आप मिस ना करें। बाकी की कहानी हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।